हेलो दोस्तों। आज का विषय जाति आधारित आरक्षण यानी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा लेंदी होगा, बट हम इसे लॉजिकली, तार्किक और संवैधानिक तरीके से विभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना यानी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कम करना। इसका निहितार्थ ये हुआ कि पास्ट में वर्ण व्यवस्था के आधार पर तथाकथित निम्न जाति वैश्य और शूद्रों के साथ जो भेदभाव हुए, उस भेदभाव को पाटना या कम करना, साथ ही उसे समान प्रतिनिधित्व और अवसर देकर उसे सशक्त बनाना। किसे? तथाकथित निम्न जातियों को। अगर एक शब्दों में इसका उद्देश्य बताया जाए तो एक प्रकार से यह प्रणाली सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के तौर पे कार्य करती है। अब हम आइए इसे संवैधानिक पहलुओं को देखते हैं कि संविधान इसके बारे में क्या व्यवस्था करता है। सबसे पहले हम इस दिशा में आर्टिकल 14 को देखते हैं और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। ये समानता की बात करता है, यानी इक्वालिटी की बात करता है। दो प्रकार की समानता की बात करता है, एक सकारात्मक समानता, एक नकारात्मक समानता। जब हम नकारात्मक समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी के लिए विशेष प्रावधान का अभाव होता है, सभी कानून के नज़र में, सभी व्यवस्था और सिस्टम के नज़र में बराबर होता है। लेकिन जब हम सकारात्मक समानता की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का व्यवस्था किया जाता है ताकि उनके उत्थान और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। आप इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सकारात्मक समानता नकारात्मक समानता में क्या अंतर होता है। मान लीजिए एक क्रिकेट फील्ड है, उसे चारों तरफ से एक फेंसिंग वॉल से फेंसिंग किया गया है और वहाँ पे दर्शक हम और आप जैसे लोग पहुँचे हुए क्रिकेट देखने के लिए। और वो जो फेंसिंग वॉल है वो मान लीजिए 5 फीट के हैं और मेरे जैसे लोग मान लीजिए 6 फीट के हैं, या कुछ लोग 4 फीट के हैं, या कुछ लोग 3 फीट के हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि जो फेंसिंग वॉल है तो यहाँ पे 5 फीट की है, तो इससे मुझे यानी जो 6 फीट के हैं तो उसे इजीली क्रिकेट तो दिख जाएगा, वो इस क्रिकेट से लुत्फानंदोज तो हो जाएगा। लेकिन जो 4 फीट के हैं, 3 फीट के हैं, वो इससे वंचित रह जाएगा, वो क्रिकेट से लुत्फानंदोज नहीं हो पाएगा, इसका मज़ा नहीं ले पाएगा। तो जो क्रिकेट के जो संचालक है या जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, ये प्रावधान कर दे कि जो 3 या 4 फीट के जो लोग हैं तो उनके लिए विशेष टेबल का प्रावधान कर दिया जाए कि वो भी खड़े होकर इजीली देख सके। तो ये क्या है? सकारात्मक समानता का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लेकिन जब हम नकारात्मक समानता की बात करते हैं तो यहीं पे हम समझते हैं, जैसे कि जो बाउंड्री वॉल है, तो व्यवस्था के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सभी जो बाउंड्री वॉल है उनकी चारों तरफ फर्स्ट लाइन पे खड़े होकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी के लिए विशेष टेबल का आयोजन या प्रावधान नहीं किया गया हो, तो यहाँ पे जो 3 या 4 फीट के लोग हैं इससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो समानता तो स्थापित हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार की समानता? नकारात्मक समानता। तो इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक समानता का कंसेप्ट आता है। अब हम इसे सरकार की व्यवस्था या प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम ले ले, यहाँ पे 3 फेजेज होते हैं, 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। चाहे वो आरक्षित वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो, रिजर्व कैटेगरी हो या अनरिजर्व कैटेगरी हो, सभी के लिए प्रावधान है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा तभी अंततः उनका सिलेक्शन माना जाएगा। लेकिन सरकार यह व्यवस्था कर दे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उसे बेहतर एजुकेशन नहीं मिला, बेहतर कोचिंग सिस्टम नहीं मिला या बेहतर एक्सपोजर नहीं मिला, तो उनके लिए सरकार ये प्रावधान कर सकती है कि उन्हें कोचिंग प्रोवाइड कर दे, उन्हें लाइब्रेरी की सुविधा दे दे। और अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, जैसे आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण दे दे, तो एक क्या हो जाएगा, जो वंचित वर्ग है
या जो वंचित कम्युनिटी है उनके लिए सकारात्मक समानता सुनिश्चित होगा। लेकिन अगर ये सारे आरक्षण के बिना सभी के लिए तीनों चरण प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जैसे केवल सिद्धांत लागू कर दे तो यहाँ पे तो समानता तो स्थापित हो जाएगी, लेकिन नकारात्मक समानता स्थापित होगा। इनका दुष्परिणाम यह होगा कि जो वंचित वर्ग है तो वो मुख्य धारा पर आ ही नहीं पाएंगे। फिर संवैधानिक प्रावधान ही में आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि सोशली एंड एजुकेशनली यानी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, राज्य उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों? उनकी कल्याण और उत्थान के लिए, ताकि वो भी हाशिए की जिंदगी से ऊपर उठकर समाज के मुख्य धारा पर आ सके। ठीक इसी प्रकार संविधान में आर्टिकल जब हम 16 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4 की हम बात करते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि SC STs और OBCs के लिए जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है यानी सार्वजनिक सेवा है, वहां पे विशेष प्रावधान कर सकता है ना, उसे आरक्षण दे सकता है। फिर जब हम राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वहीं पे आर्टिकल 330 प्लस 332 उसमें व्यवस्था किया गया कि SC STs के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उसके जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, जो कि वर्तमान समय में यह व्यवस्था प्रचलन में है। तो ये तो हो गए इसका संवैधानिक विभिन्न पहलू। आइए अब हम देखते हैं कि विद्वानों के नज़र में जाति आधारित जो आरक्षण है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, इसे लेके क्या मतभेद है या फिर क्या राय है। तो इस संदर्भ में हमारे जो विद्वान है तो दो गुटों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना है भाई जो वंचित वर्ग है, जो हाशिएकृत वर्ग है, उन्हें विशेष प्रावधान देके उनका कल्याण और उत्थान किया जाए। कुछ का मानना है कि भाई इस तरह की व्यवस्था से समाज के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन विद्वानों का तर्क है, जिन गुटों का तर्क है कि भाई जाति आधारित आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उनका सबसे पहला तर्क यह है कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। किसके बीच? विभिन्न वर्गों के बीच। मान लीजिए, इसे इस तरह से समझिए कि एक कम्युनिटी विशेष या वर्ग विशेष की जनसंख्या में 20% की भागीदारी है, लेकिन सरकारी सेवाओं में या विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली, वहाँ पे उनकी भागीदारी मात्र 10% है। तो यहाँ पे जो 10% का जो डेफिसिट हो रहा है, जो गैप हो रहा है, तो इसे और 10% की आरक्षण देके, यानी कुल 20% की उनके जनसंख्या का अनुपात में आरक्षण देके उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए, उन्हें एम्पावरमेंट किया जाए, तो यहाँ पे समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। फिर दूसरा पक्ष में आर्गुमेंट दिया जाता है कि सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, यानी अगर आप किसी कम्युनिटी विशेष को, वर्ग विशेष को लगातार वंचित रखेंगे, हाशिएकृत पर रखेंगे, उससे ये होगा कि उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। एक प्रकार से समाज में उनका बहिष्करण होगा और सामाजिक जो व्यवस्था वर्तमान समय में, उससे अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा। इससे विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना होती है। फिर तीसरा पक्ष में आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि सोशल जस्टिस, वर्तमान समय में हमारे जो विकास का जो आधार है, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो अगर लंबे समय तक हम किसी कम्युनिटी विशेष को वंचित रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस के विरुद्ध भी है। तो एक प्रकार से सामाजिक न्याय और समानता लाने का उद्देश्य होता है। फिर तीसरा आर्गुमेंट पक्ष में दिया जाता है कि विविध कार्यबल, यानी मान लीजिए कंपनी है, वहाँ पे कम्युनिटी विशेष के लोग केवल वहाँ पे हावी है, प्रभावी है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं आती है, विविधता नहीं आती है। इससे क्या आता है कि उसमें उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो अगर विभिन्न वर्ग या कम्युनिटी के लोग उस कंपनी में उस कार्य क्षेत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदार होंगे, तो वहाँ पे विविधता यानी डाइवर्सिटी होगी, तो इससे उत्पादकता बढ़ेगी और एक प्रकार से खूबसूरत
वर्क कल्चर का विकास होगा। तो इनके पक्ष में ये सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं और एक मुख्य आर्गुमेंट ये दिया जाता है इसके पक्ष में कि जो गरीबी है या फिर कुपोषण है, अशिक्षा, अक्षमता जैसे सामाजिक जो दुष्चक्र है, उन्हें ओवरऑल उसे तोड़ने का मुख्य उद्देश्य भी है। किनका मानना है? जो इनके पक्ष में तर्क देते हैं। अब आइए हम इनके जो विपक्ष के विद्वान हैं, जिन लोगों का मानना है भाई जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले वो तर्क देते हैं कि योग्यता संबंधित चिंताएं। मतलब ये होगा, एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, वहां पे कुछ विशेष स्किल की आवश्यकता है, जरूरत है, और वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है या क्षेत्र है, तो वहां पे हम कम योग्य व्यक्ति को रिजर्वेशन के माध्यम से अगर उस पोस्ट पे या उस पद पे हम बैठा देते हैं जिनके लिए वो योग्य नहीं है, तो क्या होगा? उसकी प्रभाविता या प्रोडक्टिविटी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि जो प्रतिभाशाली वर्ग है, तो इस अवसर से, इस अपॉर्चुनिटी से वंचित हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होगी और वो पलायन करने पे मजबूर होंगे। तो इससे क्या होगा? नवाचार नहीं आएगा, अंततः देश और समाज और सभ्यता की विकास नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह होगा इसका कि जब वो पलायन कर जाएंगे तो दूसरे देशों को इसका फायदा होगा, जिसे हम टेक्निकली टर्म में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। यह समस्या उत्पन्न होगी, जिस समस्या में वर्तमान समय में भारत जूझ रहा है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि विभिन्न जातियों के मध्य तनाव उत्पन्न होगा, यानी जातीय जो पहचान है कहीं ना कहीं वो बना रहेगा। अब मान लीजिए जातीय पहचान के आधार पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो अनारक्षित वर्ग है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में आएगा भाई तुम तो आरक्षित वर्ग हो, तुम तो रिजर्व कैटेगरी को। तो यहाँ पे जातीय पहचान को प्रबल मिलेगा और जो अंतर जातीय तनाव और संघर्ष, द्वेष एवं कलह में वृद्धि होगी। फिर तीसरा यह होगा कि आत्मनिर्भरता में कमी आएगी, कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। मान लीजिए लगातार अब जातीय आधार पर किसी को आरक्षण दे रहे हैं, तो उसमें उनके अंदर मेहनत करने की जज्बा और जुनून कम हो जाएगा, जिससे उनके अंदर प्रोत्साहन का अभाव होगा और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ये तो उसी के लिए, यानी जो आरक्षित वर्ग है उन्हीं के हित में नहीं है। किन का मानना है? जो विपक्ष में तर्क देता है। चौथा विपक्षी गुटों का मानना यह है कि जो आरक्षित वर्ग है उन्हीं के भी जो आर्थिक विषमताएं हैं उनमें वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? मान लीजिए महेश और रमेश है, दोनों एक कम्युनिटी विशेष से आते हैं और वो कम्युनिटी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आता है। मान लीजिए महेश सेकंड जनरेशन के हैं, जिन्हें बेहतर एजुकेशन मिला, हेल्थ मिला, अवसर मिला, और उसके जो फर्स्ट जो जनरेशन है उनके पापा और अंकल वगैरह ठीक ठाक संघर्ष कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, और उनके मेहनत के बाद महेश को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला, एजुकेशन मिला। तो ये तो रिजर्वेशन का तो लाभ उठा लेंगे, इन्हें लाभ मिल जाएगा और समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। लेकिन दूसरा जो रमेश है वो फर्स्ट जनरेशन है, उनके जो पहले वाले जो जनरेशन थे, उनके पापा या अंकल वगैरह, उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिला, तो वो समाज की मुख्य धारा में आ नहीं पाया। तो यहाँ पे जो रमेश है, तो इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इन्हें बेहतर एजुकेशन नहीं मिला, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिला, बेहतर अवसर नहीं मिला। तो अगर जब बेहतर अवसर नहीं मिलेगा, बेहतर एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो इस रिजर्वेशन का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि उसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। तो इससे क्या होगा? रमेश और महेश के बीच जो आर्थिक विषमताएं हैं कहीं ना कहीं उभरती जाएगी। एक यानी महेश अमीर होते जाएगा और रमेश गरीब होते जाएगा। तो इसलिए ये तर्क संगत नहीं है, ये लॉजिकली फिट नहीं है। तो ये तो हो गए जो पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आर्गुमेंट, क्या दोनों का क्या मानना है, उनके बीच जो राय है मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और जो संविधान के जो विभिन्न पहलू है और जो इसका जो उद्देश्य है उनको भी मैं लॉजिकली और तार्किक रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या जाति आधारित आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं
एज ए निरपेक्ष पर्सन मैं दोनों पक्ष को आपके सामने निष्पक्ष तरीके से लॉजिकली रख दिया हूँ। अब आप खुद फैसला कीजिए क्या दिया जाना चाहिए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।